औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा से एक बार फिर सावी बैठक में खुशामदीद। मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि जैसा कि मतवक्के है कि आज शाम में भी रमज़ान करीम जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो इसकी वजह से हमें आज की बैठक का वक़्त जो है वो अपने अमूमी वक़्त से थोड़ा पहले करना पड़ा, ताकि तरावी में और नमाज में जो है वो लेट ना हो। इसलिए आप सबको और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनको इस जल्दी के लिए थोड़ी तकलीफ देने के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन चूँकि बैठक भी करनी थी और मतवक्के था कि रमज़ान करीम का ऐलान हो जाए, इसलिए हमें बैठक थोड़ा अर्ली करनी पड़ी। तो इसी के साथ हम अपनी बैठक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कपास पे की है बैठक कर चुके हैं, जिसमें हमने कपास की काश्त से उसकी बुवाई से लेके आगे उसके फूल आने तक बहुत डिटेल में बात की। लेकिन आज हम जो है वो कपास के बारे में बात करेंगे कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है मार्च-अप्रैल में। अगर हम पिछले साल की निस्बत देखें तो तकरीबन 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ है इस महीने में। तो हम अपने माहिरीन से जानेंगे कि इस टेम्परेचर की वजह से इस मौसमी सूरत-ए-हाल में हमारी कपास की जो फसल है उसकी बुवाई पे या उसके उगाव पे कोई इफ़ेक्ट आता है या इसके लिए ये सूटेबल टेम्परेचर है। तो इसी के साथ हम अपनी बैठक का जो है वो आगाज़ करते हैं। हमारी बैठक में जो अगर मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाती जाऊँ तो डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद के। डॉक्टर जहाँ ज़ेब हैं, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद के। मैं अपने तमाम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर आसिफ, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि अगर मैं जैसे कि हम लोगों ने पहले भी वैराइटीज़ की बात की थी, लेकिन अगर अब मैं आपसे वैराइटीज़ के बारे में ये पूछूँ कि अगर मैं पिछले 2019 और 20 का अगर मुवाज़ना करूँ तो उसमें देखूँ कि अगर कपास हमारी जो थी उसमें पैदावार में कमी थी, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमारे किसानों को जो बेहतर और मेयारी बीज शुदा जो वैराइटीज़ जो थी, अच्छी इकसाम थी कपास की, वो अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है वो बहुत कम आई। तो इसके लिए आप क्या हमारे किसान भाइयों को अब बताएँगे कि अब हमारे अगर 2022 की मैं बात करूँ तो क्या कोई ऐसी वैराइटीज़ आई हैं नई, हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उन्होंने नई वैराइटीज़ जो है वो मुतारिफ करवाई है, जो कि रेजिस्टेंट भी हो, जिन पे कीड़ों का अटैक भी कम हो और बीमारियों का अटैक भी कम हो और पैदावार भी अच्छी दे? जी जी, सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि पिछले 2 सालों का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो तब जो कपास की जो कीमत थी, जो फार्मर को मिल रही थी, वो बहुत कम थी। तो पर 40 केजी जो रेट था, वो 2800, 2200 3000 इसके राउंड अबाउट आगे-पीछे जा रहा था। तो इस तनाज़ुर में जो फार्मर है, उसने तो अपना इकोनॉमिक्स को देखना है, तो वो शिफ्ट हो रहा था कपास को छोड़कर दूसरी फसलों पे, जैसे कि शुगर केन है, राइस है। तो जैसे ये शुगर केन वाले हैं, ये किसान को जो इनपुट्स हैं, उसपे वो देते हैं और उसको जो बीज वगैरह की फराहमी और इस तरह उसको असिस्टेंस देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कॉटन में ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी। जो एप्टमा है वो इस पे कोई इस तरह जैसे शुगर केन मालिकान हैं वो उनको कोई वो देते हैं इनपुट्स के लिए कोई फार्मर की सपोर्ट करते हैं। ये एप्टमा का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, वो सिंपली इस पे है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इम्पोर्ट कर लेंगे। लेकिन अब जो है पिछले साल, तो ये फार्मर के लिए अच्छा है, अब गवर्नमेंट ने इसकी एक्सपोर्ट प्राइस पिछले साल 5000 मुकर्रर की थी, जो कि इस साल सुनने में आया है कि 5700 के करीब उन्होंने की है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, फार्मर्स जो हैं वो अब कॉटन की तरफ दोबारा आ रहे हैं। तो इस पिछले साल की निस्बत अब जो 6.0 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वाज़ अंडर कल्टीवेशन इन पंजाब जो कॉटन की होती थी, इसके राउंड अबाउट वो इससे पिछले साल 4.1 के करीब और लास्ट ईयर जो था उसमें 3.1 पे यानी कि अबाउट 50% रिडक्शन हो गई थी सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से कि जो फार्मर है उसको उसकी सही प्राइस नहीं मिल रही थी। लेकिन इस साल आप देखेंगे इंशाल्लाह जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, ये कॉटन की रिवाइवल होगी, लोग इसकी तरफ अब आ रहे हैं और हमें जो रिपोर्ट्स के मुताबिक खातर खा जो है ना इजाफा होगा और कॉटन अपनी रिवाइवल की तरफ जाएगी। तो जो आपने सवाल किया वैराइटीज के बारे में, तो ये जो मेन फैक्टर था जो हमारा किसान इसको छोड़ के दूसरी क्रॉप से शिफ्ट हो रहा था,
उसको उसके जो वो खर्च करता था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी, वो इसको छोड़ता जा रहा था। लेकिन अब उसको पिछले साल तो 9,000 तक भी रेट रहा है, 7,000, 8,000, 6,000 इसको। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जब 2200 रेट होगा, 2,250, तो ये काफी डिफरेंस था। तो अब उसको पता है कि मुझे अपनी प्रोड्यूस का रेट प्रॉपर मिलेगा, वो उस पर मेहनत भी करेगा। जारी बात है। फिर और जो वैरायटीज हम इस हमारे रिसर्च के इदारे इस पे काम कर रहे हैं, और हमारी लास्ट ईयर 3 वैरायटीज FH490 है, 492, FH सुपर कॉटन और FH अनमोल, ये रिलीज हुई। उससे पिछले साल FH 490 हमारी रिलीज हुई है। तो इसमें जो कपास की, जैसे कि हमारा ये है भी टॉपिक आज का, कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कपास की फसल की एहतियाती तदाबीर। तो इसमें अभी काफी लोगों ने जो कनोला वगैरह के बाद वो जो काश्त अपनी कर चुके हैं, तो इस स्टेज में कुछ अभी लगा रहे हैं। तो उसके लिए हमने बारहा बार अपने फार्मर्स को बताते हैं कि अब जो ऐसी वैरायटी का जो सर्टिफाइड सीड है वो इस्तेमाल करें। जो सीड माफिया, जो नए नए नाम जिसके कभी किसी ने सुने भी नहीं होते, पिछली बैठक में भी हम बात कर रहे थे कि वो जो 3 जीन के बारे में भी अभी वो कुछ वैरायटीज हैं, जैसे CKC1 और CKC3, ये रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो उनके अभी वो तैयार करने के मराहिल में हमारा जो अदारा है वो भी इस पे काम कर रहा है। तो एक हमारी जो वैरायटी इंशाल्लाह इस साल जो नेशनल ट्रायल्स हैं NCBT में वो जाएगी, तो 1-2 साल में वो भी फार्मर्स के लिए अवेलेबल होगी फॉर जनरल कल्टीवेशन। देखिए, हमने भी इस पे काम किया, लेकिन अभी हम वो रिलीज नहीं कर रहे। जब तक ये हमारी अप्रूव नहीं हो जाती वैरायटी, हम ये फार्मर्स को रिकमेंड नहीं करते। तो ये जो CKC1 है और CKC, ये 3 जीन वाली जो वैरायटी है, ये वो काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेक नाम से मुख्तलिफ वैरायटियां चल रही हैं, तो उसको वो ना करें। उसमें कोई पता नहीं कि आया कि उसमें ये 3 जीन्स हैं भी कि नहीं। तो इसमें जो सबसे जरूरी है, एक तो जो सर्टिफाइड सीड वो इस्तेमाल करें, और उसको परचेज करके एक जर्मिनेशन अपना टेस्ट कर ले फार्मर, ये बड़ा जरूरी है, ताकि उसे पता चल जाए जो सीड वो लेके आए उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज का। अगर 60%, 80% के करीब है, तो सीड रेट जो नॉर्मल हम रिकमेंड करते हैं, तो वो 6 किलो, 6 kg जो है डिलिमिटेड सीड, 5 kg वो इस्तेमाल कर सकता है 1 एकड़ में। लेकिन अगर उसकी 60% से कम है, तो ये सीड रेट बढ़ जाएगा। लाइकवाइज जो लिंटेड सीड है, उसकी भी 8 किलो से, या तो वो 8 किलो लगाएगा, अगर 60% से कम है तो 10 kg लगाएगा। तो इससे वो अपना जर्मिनेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, उसको सीड ड्रेसिंग का हम बार बार कहते हैं कि वो अपनी जो सीड को ट्रीट करके लगाए, इससे वो जो अर्ली ऑनसेट ऑफ जो थ्रिप्स है उससे वो बच जाएगा। देखें, वो पहले 40 दिन में अगर अच्छी तरह अपनी कपास को वो लेके ये जो हमारे बताए हुए रिकमेंडेशन है उसके से चले, तो एक दफा वो अच्छी बुनियाद होगी, तो आगे उसकी पैदावार 30-40 मन तो इजीली इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये अगर वो सीड ट्रीट नहीं करता, तो फिर उसको अर्ली पायरेट का स्प्रे करना पड़ेगा फॉर ये जो है थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए। इससे उस पे स्ट्रेस भी आता है पौधे के ऊपर। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, इसमें ह्यूमरे है, क्रूजर, ये जो भी सीड की जो ये है अवेलेबल इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वो यूज कर सकता है। तो इससे 30 से 40 दिन तक वो उसकी फसल जो पहले जो अटैक है इंसेक्ट का, उससे बची रहेगी। तो दूसरा ये है कि सर, आपने जो वैरायटीज की बात की है कि जो यहाँ पे फैसलाबाद कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो डेवलप की है, जो मुतारिफ करवाई है लोगों में, किसान भाइयों में, उनका वो कितनी रेजिस्टेंट है? क्या वो बॉलवर्म पे और थ्रिप्स के अटैक जो इसके खिलाफ जो है वो कुव्वत मुदाफ़त रखती हैं कि हम जो किसान भाई ये वैरायटीज इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे उनकी कपास पे जो है ये कीड़ों मकोड़ों का अटैक कम होगा? या जैसे हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है, जैसे अभी मौसम है तो ड्राउट कंडीशन आ जाती है, ड्राउट स्ट्रेस आ जाता है, तो उसमें जो है वो कपास जो है वो विथस्टैंड कर ले, वो ज्यादा नुकसान ना हो?
जी, जो हमारी वैराइटीज हैं, जो जैसा आपने जिक्र किया है, FH492 ये और 490 और सुपर कॉटन, इसमें ये क्राइवन AC एक जीन तो है, लेकिन इसमें वो जो जैसे आपको बताया 3 जीन्स वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो अमेरिकन बोलवर्म को फुल प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये जो पिंक बोलवर्म में इनमें इनबिल्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जो 3 जीन्स वाली वैरायटियां हैं, कुछ उसमें ये वो क्लेम नहीं करते कि टोटली वो उस पे जो पिंक नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि इसमें वो थोड़ा पार्शियली टॉलरेंस थोड़ी है, लेकिन आता उस उनमें भी आ जाता है। तो ये है इसकी मैनेजमेंट के लिए हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि ये जो PB रोप्स है ये लगाएं, और इसके बाद वो अपने ये 3 महीने जो है ना इसको प्रोटेक्शन देते हैं। 1 एकड़ का खर्चा कोई 2700 इसके करीब है, लेकिन और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, ये इस पे सब्सिडी भी दे रहा है 1000 के करीब। तो फार्मर इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। लेबर ये जो है उसकी स्प्रे की जो लेबर लगती है वो बचती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और स्प्रे किया है, बारिश आ गई है तो स्प्रे का असर भी खत्म है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें जो इंसेक्ट जो मेल इंसेक्ट हैं वो उनको उसमें फेरोमोन्स होते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। वो मेटिंग डिसरप्टर है, वो वहीं उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो मेटिंग नहीं करते, इस तरह उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। तो ये 3 महीने के लिए ये PB रोप्स कंट्रोल देते हैं। हम तो फार्मर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि एक दफा ये लगा लें, और उसके बाद एक आधा स्प्रे अगर ऑन सेट होता है उसमें वो विजिलेंट रहें और वो कर लें, तो उनकी इस जो पिंक बोलवर्म से अच्छी प्रोटेक्शन रहेगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, मेरा अगला सवाल जहांसीब साहब से है कि जैसे सर आसिफ ने भी काफी अच्छे तरीके से 3 जीन्स के बारे में बता दिया, लेकिन अगर हम देखें सोशल मीडिया, जैसे हमारे किसान भाई ज्यादातर फेसबुक यूज करते हैं, तो अगर ग्रुप्स में देखें तो 3 जीन वैरायटीज का बहुत शोर है और किसान काफी इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। तो अब मैं देख रही थी कि जो 3 जीन वैरायटी की ट्रिपल जीन वैरायटी के CKC 6 वैरायटी जो है वो भी मुतारिफ करवाई जा रही है, जो कि मे भी अगले साल जो है वो किसान भाइयों को अवेलेबल होगी। तो सर इसके बारे में आप किसान भाइयों की थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि इनकी जो CKC 3 और 6 वैरायटीज हैं या CKC 1 वैरायटी है, ये किस हद तक जो है वो बॉलवर्म को के खिलाफ कुव्वत मुदाफित रखती है और किस हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकती है इसके अटैक को, ताकि जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं उनको मुकम्मल तौर पर इनके बारे में जिसके बारे में जानकारी और उसके बाद वो फैसला कर सके। जी सर। जी, आवाज आ रही? जी 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 सर। हाँ जी, ये ना 2 वैरायटीज हैं। एक तो CKC 1 अप्रूव्ड है और CKC 3 जैसे आसिफ साहब ने बताया। इसके जी बाद ये अब लॉन्च हुई है, उनकी वैरायटी अप्रूव हुई है CKC 6। ठीक जी है। जी अच्छा, इसमें जो बोलवर्म की जो हमने हमारे पास स्टडीज है ना, वो हम उसके बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं कि इनकी जो टॉलरेंस लेवल है वो, क्योंकि कोई भी चीज़ रेजिस्टेंट नहीं हो सकती। कंप्लीटली रेजिस्टेंट आप किसी चीज़ को भी नहीं कह सकते। तो इसमें ये होता है कि जो क्रॉप आपने सो की है, फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल को सो की है, तो आप उससे आगे 120 दिन तक काउंट कर लें आप। उसके बाद आप उसका बोलवर्म का डाटा लेना शुरू कर दें, यानी 120 दिन तक उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत रहेगी। जो हमारी स्टडीज हैं 3 जीन वैरायटीज पे जो हम इधर डेवलप कर रहे हैं, जो जो यानी रिसर्च के मराहल में। उसके बाद जो होता है उसमें बोलवर्म का आप स्प्रे अगर करते हैं तो आपको कंप्लीट जो है ना वो मिल सकता है कंट्रोल। लेकिन अगर आप उसमें स्प्रे नहीं करते तो ये होता है कि पौधे जो होते हैं उसके जो टींडा होता है उसके 4 या 5 पॉइंट्स होते हैं। जो चार वो एक आधा पॉइंट फिर ना पिंक जो है ना वो डैमेज करती है अगर आप स्प्रे नहीं करते। तो वो ये होता है कि अगर आप उसको स्प्रे ना करने की वजह से उसकी एक साइड डैमेज हो जाती है और वो 2 या 3 या 4 साइडें जो है ना वो आपको मिल जाती है। अगर उसके 5 लॉक्यूल है तो आपको 4 मिलेंगे, अगर 4 लॉक्यूल वाली वैरायटी है तो 3 मिलेंगे। तो उससे ये होता है कि आपकी यील्ड कम होती है। तो 120 दिन बाद आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसका डाटा लेना चाहिए और उसको कोई ना कोई जो है लाइट सा जैसे बाइफेंथ्रीन वगैरह या लेमडा साइहेलोथ्रीन है वो स्प्रे करना है। लेमडा की डोज जो है वो 330 ml फी एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं उस वक्त।
और जो आपकी बाइफेंथ्रीन है वो 250 ml। ये अगर तो उनकी जो जो जहाँ से वैरायटी का सीड मिल रहा है वो सीड को एलाइजा के थ्रू क्वांटिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर जहर की मिकदार मुनासिब है, यानी उसको हर साल मेंटेन करते हैं जहाँ से ये सीड बन के आ रहा है, फिर तो वो वैरायटी जो है वो 120 दिन से भी ज्यादा निकाल सकती है अगर उसमें टॉक्सिन ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा है कि 120 दिन, क्योंकि उसके एक दफा की फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो एक दफा की फ्लावरिंग कंप्लीट होने की वजह से उसकी ओपनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद दोबारा जब नया फल आता है तो उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, ये ग्लाइफोसेट का जो स्प्रे है, ये ये एक बहुत अहम स्टेप है इसमें, जो ग्लाइफोसेट की वैरायटीज लग रही हैं, जो ग्लाइफोसेट की अप्रूव्ड वैरायटीज या अप्रूव्ड वैरायटीज जिसके पास सीड है, वैसे तो बहुत ज्यादा सीड अवेलेबल नहीं, लेकिन इसके नाम पे धोखा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है, पहले आप, नॉर्मली लोग रिकमेंड करते हैं कि 24 घंटे वाला स्प्रे ना करें। अगर आप 24 घंटे वाला स्प्रे नहीं करते ग्लाइफोसेट वाली वैरायटी को, तो फिर वीड्स जो है वो बहुत जल्दी निकल आएंगे और वो जो आपने नीचे खुराक डाली है वो सारी खा लेंगे। तो उसके लिए पहले आप नीचे स्प्रे करें ताकि वो 35 डेज तक वो महफूज रहे। उसके बाद ताकि आपकी कॉटन बिल्कुल वीड से फ्री रहे। अगर आपने वीड्स रखी फील्ड में, 24 घंटे वाला स्प्रे नहीं किया, तो शुरू से आपको थ्रिप्स का भी घर बन जाएगा, उसका व्हाइट फ्लाई का भी और जेसड का भी घर बन जाएगा। तो आपने उसको 25 से 30 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर देखना है कि ये जो है और थिनिंग जो है आपने तब करनी है जब आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर लेना है, यानी 25 से 30-35 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और उससे ये होता है कि आपकी वीड जो है दूसरी दफा जब निकलती स्टार्ट होती है तो साथ ही आप उसको ग्लाइफोसेट के स्प्रे से डैमेज कर देते हैं। और जब आप पहला स्प्रे ग्लाइफोसेट का कर लेते हैं तो उसके बाद बार बार जो आपने स्प्रे करना है ना, वो आपने वीड्स के ऊपर करना है, कॉटन पे नहीं करना, क्योंकि कॉटन उसके अंदर जीन मौजूद है, लेकिन वो जीन जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी डिटीरिएशन होती है, वो क्रॉप पे स्ट्रेस भी आ सकता है। तो फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि स्प्रे जो है नीचे नीचे रख के, जो वीडीसाइड है वो बेशक ध्यान से कर लें, पौधों को बचा के कर लें, बेशक उसके अंदर जीन मौजूद है, क्योंकि उसको पौधे 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 को आपने नहीं मारना, आपने वीड्स को मारना। और दूसरा ये है कि ये वैरायटीज लगाने का फायदा है कि आपका जो पिंक का स्प्रे है, जो शुरू में जब मौसम ठंडा होता है, नमी होती है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और बाद का आपको 2 या 3 स्प्रे करने पड़ते हैं और फिर पिंक फिर भी डैमेज कर जाता है। तो इन वैरायटीज का ये जो समझ लें कि ये ग्लाइफोसेट और पिंक वाली वैरायटी, जो हम इसको पिंक फ्री का लफ्ज यूज करते हैं, वो नहीं हम कर सकते। इसके लिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है दुनिया में। तो आप उसको पिंक टॉलरेंट कह सकते हैं। कंप्लीट रेजिस्टेंस जो है ना, वो वर्ड बिल्कुल गलत है। अगर आप 2 साल, 1 साल, 2 साल बाद वैरायटी का पोटेंशियल लूज होना शुरू करता है, उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम ब्रीडिंग में यूज करते हैं, अगर वो तीसरे साल आप देखेंगे तो उसका, अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो वैरायटी जो है उसके अंदर टॉक्सिन कम होने की वजह से उसका उसमें पिंक पहले भी आ सकता है। तो इसको बचाने के लिए हमें जो है ना उसका डाटा 120 दिन बाद लाजमी लेना, और अपना अगर सीड रखना है किसी ने तो वो वाले प्लांट ले जिसमें बिल्कुल कोई डैमेज नहीं हुआ, तो वो अगले साल के लिए अपना सीड किसान खुद भी रख सकता है। तो बेहतर ये है कि ये जो इनके ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए ग्लाइफोसेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उतना उस वक्त करें जब आपको भीड़ ज्यादा हो, और बारिशों के बाद भी आप देखेंगे तो बारिशों के बाद भीड़ जो है ना वो सारे उसके ऊपर डेवलप होती हैं, क्योंकि बेड्स के ऊपर भी फिर वीड्स ग्रो कर जाती हैं। तो उसके बाद ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया, बिला वजह ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल ना किया। और पहला जब आपने, जी जी सर, जी सर। हाँ जी, ग्लाइफोसेट का जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने जब ग्लाइफोसेट अप्लाई कर दी पहली दफा, तो उसके बाद उसको वीड्स फ्री हो जाएगा, फील्ड आपका वीड फ्री हो जाएगा, उसके बाद आप फर्टिलाइजर अप्लाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर आपकी खुराक जो है सारी आपके पौधे को लगेगी, वो तेजी से बढ़ेगा और फिर वो खुद ब खुद एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करेगा। CKC3 अप्रूव्ड वैरायटी है, ज़ाहिर है पंजाब सीड काउंसिल ने उसको अप्रूव किया। अप्रूव्ड वही वैरायटी होती है जो सारे करेक्टर्स पे पूरा उतरती है। तो जिसके पास भी अवेलेबिलिटी है, 16 कंपनियों को उन्होंने ऑथराइज किया हुआ सीड का, उनके अलावा अगर कोई सीड देता है तो वो रिलायबल सोर्स नहीं है, इससे बचें। किसानों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप अपना सीड रिलायबल सोर्सेज से ही लें।
जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि मौसम जो है वो अगर हम पिछले साल की निस्बत या उससे पहले देखें तो काफी ज्यादा गर्म है। तो इसका वैसे तो कॉटन जो है वो गर्मी को ही पसंद करती है, लेकिन पहले अगर हम सालों में देखें तो मौसम जो था कि वो मार्च अप्रैल में बारिशें स्टार्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारी ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है हमारे कॉटन जो है वो कपास की पैदावार में कमी की। तो अब ये जो मौसम है ये कपास की पैदावार के लिहाज से, इसके फूल बनने के अमल के लिए या इसकी यील्ड के हिसाब से उसके लिए सूटेबल है। और इसमें क्योंकि मौसम गर्म है, जब काश्त करते हैं, बुवाई करते हैं, तो उस वक्त आपाशी का क्या निजाम है, आपाशी किस तरह करें, नॉर्मल जिस तरह रिकमेंड की गई है या गर्मी को देख के किस तरह आप किसान भाइयों की रहनुमाई फरमाएंगे? जी, टेम्परेचर जो है ना वो है तो 5 से 7 डिग्री ज्यादा है पिछले साल की निस्बत, लेकिन कॉटन जो है वो एक सन लविंग क्रॉप है। तो ये जब कॉटन का उगाव शुरू होता है तो आपको जाहिर है सीडलिंग जो होती है उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जो आजकल जो टेम्परेचर जो आजकल कॉटन लग रही है ये उसके लिए कोई ऐसा एबनॉर्मल भी टेम्परेचर नहीं है, बल्कि टेम्परेचर में ना कॉटन की ग्रोथ ज्यादा बेहतर होती है। और आपको अगर आपने सिंगल जीन वैरायटीज लगाई हैं आजकल और टेम्परेचर आपका 40 से ज्यादा है तो इनिशियल स्टेज पे पिंक बोलवर्म से भी बचते हैं पौधा। तो ये जो टेम्परेचर है अगर आप देखें कि नॉर्मली हमारी अब जो क्रॉप लगने वाली है वो गंदम के बाद लगेगी। तो गंदम के बाद जो है ना नॉर्मली क्रॉप को टेम्परेचर वैसे ही 40 से अबव को चला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा आप इसको एब नॉर्मल नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप पानी लगाते हैं 15 दिन के बाद लगा रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि भी 15 दिन के बाद लगाना है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि 1 वीक के बाद पानी लगा लें, अगर आप फील करते हैं कि आपके पौधे स्ट्रेस में। और दूसरे नंबर पे ये जो नॉर्मली हम ग्रो करते हैं अर्ली नेचर की वैरायटीज होती हैं, अर्ली पकती हैं, अर्ली फल लेती हैं। तो इनको खुराक इस जब इस वक्त ये जो टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है इसमें आप इसको खुराक इसकी तवज्जो खुराक में तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये पौधे स्टेबल रहें। और जाहिर है जब आप खुराक देंगे तो पानी भी लगाएंगे। तो जब आप खुराक और पानी इसका पूरा करेंगे तो आपकी क्रॉप स्ट्रेस से निकल जाएगी। तो ये अर्ली वैरायटीज हैं, ये जल्दी फल लेती हैं और जल्दी ये पकने की तरफ चली जाती हैं। तो फिर ये नंबर ऑफ बोल्स जो है ना वो ज्यादा कर लेती हैं। तो खुराक ही एक वाहिद जो है उसका सोल्यूशन है, साथ पानी है, वो आप वक्फा कम कर दें। और खुराक को बहुत ज्यादा भी नहीं देने की जरूरत, आप स्प्लिट्स में दें जब पौधा छोटा होता है। तो पौधे को खुराक जो है ना वो इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए होती, जैसे एक बोरी डाल दी है तो वो बोरी की बजाय आप 25 किलो यूरिया यूज कर लें। अगर आपने यूरिया मतलब यूज करनी है या अमोनियम सल्फेट एक बैग यूज कर लें, स्टार्ट में वैसे अमोनियम सल्फेट यूज कर लें तो वो बहुत मुफीद है कॉटन के लिए। और जो यूरिया जाहिर है जब यूरिया आप डालते हैं तो फिर उसके लिए इंसेक्ट की जो है ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो सर्कुलेंस हो जाती है उसमें। तो वो तेजी से मतलब पत्तों का अमल होता है ना, तो फिर वो ज्यादा होने की वजह से पत्ते लश ग्रीन होने की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्शन ज्यादा। तो शुरू में अमोनियम सल्फेट ही रिकमेंड करते हैं और हम लोगों की प्रैक्टिस है 8 साल से, हम शुरू में अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट यूज करते हैं एक बैग। उससे ये होता है कि हमें इंसेक्ट की तरफ भी अट्रैक्शन नहीं आती और पौधे की ग्रोथ भी नॉर्मल होती है, एब नॉर्मल नहीं ग्रोथ होती। जो जी यूरिया सर। है यूरिया सर से ये जो अब हमारे पास जो फल लगता है जब कपास की फसल को, या जिसे हम कहते हैं कि डोडियां बनती हैं, तो उस वक्त अक्सर जो होता है डोडियां या तो खुश्क हो जाती हैं या गिर जाती हैं। तो एक किसान भाई इसके बारे में भी थोड़ा कंफ्यूज है कि वो गर्मी की वजह से, ड्राउट स्ट्रेस की वजह से होते हैं या कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से ये डोडियां जो है या फल जो है वो खुश्क हो जाता है या गिर जाता है। जी दो आसिफ साहब, चीजें। चलें सर आप जी बता ऐसे दें। है जो ये आपने बताया कि ये स्ट्रेस की वजह से है, उसको ड्यू टू जो पानी की स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो हम जैसे जहांजेब साहब बता रहे थे कि तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो एक लाइट सी इरिगेशन दे दें। तो वो और आजकल जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा नहीं है, जो आफ्टर वीड सोइंग में तो इससे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो अभी तो स्ट्रेस का इसको कोई मसला नहीं है। जो हमारा ये डाटा आया है तो 6 डिग्री जो लास्ट पिछला वीक है उससे टेम्परेचर बढ़ा है। मैंने उनकी एवरेज देखी है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 6 डिग्री अबव है। लेकिन फॉर कॉटन ये इतना कोई इसमें स्ट्रेस वाली या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये जो आपने सवाल उठाया उनके वो जो खुश्क होते हैं तो वो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की वजह से होता है।
और ये जो प्रॉपर उसको जो वाटर की स्ट्रेस कोई आ जाए, इस वजह से ये होता है। तो इस जैसे उन्होंने जहांजेब साहब भी बता रहे थे कि इसको हमने लेके चलना है। शुरू में जो हम प्री इमरजेंस की स्प्रे करते हैं, वीड से हमने इसे बचाना है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट करनी है। ये नहीं है जैसे अब ये साइंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि स्ट्रिप डोजेज इस्तेमाल करें। यूरिया जो अगर इस्तेमाल करनी है वो भी आपने 15 kg के हिसाब से चले दे दें, जैसे इन्होंने कहा कि वो अट्रैक्ट करती है। और दूसरी अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो नाइट्रोजन है वो इस्तेमाल करें, वो कपास के लिए मुफीद है। तो जैसे ही ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी किसान भाई अपनी फसल की तरफ तवज्जो दें, उसको न्यूट्रिएंट्स के मामले में और इरिगेशन के मामले में। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि अब जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, जैसे काफी एरियाज हैं वहाँ पे कपास की बुवाई कर चुके हैं और जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उगाव होने वाला है। तो मोस्टली जो जैसे थ्रिप्स हो गए हैं या अक्सर माइट्स का भी और डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी है, वो अटैक जो है वो कपास के अर्ली स्टेजेस पे ही हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई को आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो सीड ट्रीटमेंट प्रॉपरली करें या कोई स्प्रे करें? कुछ किसान भाई जो है वो हमारे सीड ट्रीटमेंट जो है वो इतना कॉमन नहीं है, कुछ किसान भाई जो वो इसको फॉलो नहीं करते। तो अगर किसी ने अपना सीड जो है वो ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली, तो वो फिर इसके बचाव के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करे? हाँ जी, देखिए, ये जो सीड ट्रीटमेंट है ये तो बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये जैसे आप आगे थ्रिप्स का अटैक हो गया, दूसरी किसी जो डिजीज है डंपिंग ऑफ का आप कह रहे हैं, तो इससे बचाव के लिए ये जो है सीड ट्रीटमेंट ये निहायत अहम है। अगर उसने नहीं किया, थ्रिप्स वगैरह का अटैक हो गया, तो ये पायरेट वगैरह का स्प्रे हम रिकमेंड करते हैं, वो करें। लेकिन उससे कंट्रोल तो ये हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, उससे वो उसको स्ट्रेस आएगी। छोटी जो कपास है अभी वो निकल रही है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, एक तो वो अगर उसके जो सीडलिंग वो प्रॉपर नहीं है, हमने अपनी जो है ना इसको बुनियाद अच्छी रखनी है। उस अगर वो 40 दिन तक हम इसकी किसान भाई हमारे अच्छी उसकी ख्याल रख लें, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया, एक तो सीड ट्रीट करके लगाएं और प्री इमरजेंस का स्प्रे करें, और जो 3 से 4 दिन बाद अगर हम जैसे बेड पे लगाते इरिगेशन दें, उसमें उसकी जो है जर्मिनेशन बेहतर होगी। 20 दिन के अंदर अंदर अपने जो थिनिंग वो कंप्लीट करें। इसके बाद ये जो प्री इमरजेंस का 30 दिन तक असर रहता है। फिर जो है अगर वीड्स होती हैं तो उसको एक दफा जो हैंड वीडिंग है वो करे। तो ये और अपना जब ये जो है फ्लावरिंग की तरफ जाती है तब ये नाइट्रोजन की खाद का इस्तेमाल करे। ये सारी चीजें वो करेगा तो एक अच्छा उसे आगाज मिलेगा। हमारे कंट्री में ये CLCV का भी बहुत इशू है। तो जो हेल्दी क्रॉप स्टैंड है 40 दिन तक अगर वो अपनी फसल की अच्छी, ये हमारे बताए हुए जो रिकमेंडेशन है उस पर अमल करे, वो उसकी फसल सेहतमंद रहे, तो उस पे उसके चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर 40 दिन तक अच्छी फसल रहे तो जो CLCV का अटैक से बहुत हद तक ये जो है फसल महफूज रहती है। CLCV की वजह से 2 मिलियन बेल्स का लॉस होता है हर साल पाकिस्तान में। तो ये जो चीजें हैं इनको अगर वो मद्देनजर रखा है, इसलिए बार बार हम उन्हें बताते हैं कि सीड ट्रीट करें। नहीं फिर वो जो स्प्रे तो मैंने बता दिया वो कर सकते हैं उससे, लेकिन वो स्ट्रेस में आएगी उसकी पैदा, यानी कि उसका स्टार्ट जरा फिर जरा स्लो हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर वो ट्रीटमेंट उसने की हुई है तो उसकी फसल बड़ी अच्छी स्मूथ जाएगी, इससे किसान भी मुतमईन रहेगा और उसको जो है अर्ली स्टेज पे स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी जहांजीब साहब, अभी जैसा कि अब चल रहा है कि ट्राइकोडर्मा कार्ड्स जो हैं या फिर क्राइसोपरला जो हमारे पास अवेलेबल है, जो दे रही है गवर्नमेंट, जो प्रोवाइड कर रही है किसानों को, जो थ्रिप्स और बालकों वगैरह जो इसके अटैक को कम करते हैं। तो किसान भाइयों को मोस्टली ये नहीं पता होता कि वो उनको किस तरह से मिलेंगे और क्या तरीका कार है। तो इसके बारे में अगर आप बता दें कि ये क्या चीज है और किस तरह से वो किसान भाई जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हैं। जी इस तरह है कि एक तो ये डॉक्टर साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये थ्रिप्स के हवाले से आपने पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। थ्रिप्स का जब अटैक होता है तो वो फील होता है जैसे कि पौधे तकरीबन मरने के के करीब चले गए हैं।
तो उसको ये हैंडल करने के लिए पहले तो ये है कि अगर आप स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, उन्होंने कहा कि स्प्रे करेंगे पौधा स्ट्रेस में आएगा, तो उसका ये होता है कि पौधा तो स्ट्रेस में ऑलरेडी ज़ाहिर है, थ्रिप्स आ गई है तो स्ट्रेस आ गया उसमें। इसको आगे क्या करना है कि आप उसको उन दिनों में तकरीबन 25 kg अगर आप यूरिया 2 kg सल्फर के साथ अप्लाई करें, ताकि पौधा जो है नए पत्ते निकालने शुरू करे। जब वो पत्ते नए निकालने शुरू कर देगा तो फिर आप उसको देखें, दोबारा उसका डाटा लें, क्योंकि थ्रिप्स ने जब उसके पत्ते खत्म कर देने हैं तो वो थ्रिप्स की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली, जाहिर है वो थ्रिप्स ने कहाँ जाना है, वो नए पत्तों पे फिर आ जाएगी। तो फिर वो जब नए पत्तों पे आएगी ना, तो उसको फिर जब आपने फर्टिलाइज किया होगा तो आपके तेजी से पत्ते निकलेंगे, उस वक्त आप क्लोरफिनपायर जो है ना वो स्ट्रेस नहीं लाती, वो अप्लाई कर सकते हैं, या क्लोरफिनपायर के साथ एबोमेक्टिन का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। और जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि ये जो है ना, ये जो ट्राइको, ये जो आप कह रहे हैं क्राइसोपल्ला और ये दूसरा कार्ड जो है, ये एक्चुअली सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद वालों का, तो वहाँ अवेलेबिलिटी उसकी वहाँ पे होती है। तो ये जो है इसके लिए आप अलहदा से एक एंटोमोलॉजिस्ट को इनवाइट करें, और उसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि मैं उनके भी यहाँ पे नहीं बता सकता कि कार्ड्स कैसे अवेलेबल होंगे और कितने होंगे अवेलेबल, और वो कैसे रिकमेंड करते हैं, ये जो है वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है एंटोमोलॉजी का। तो वैसे ये है कि जब आप सीड ट्रीट करेंगे और पहला स्प्रे डिले करेंगे वाइट फ्लाई के लिए या किसी भी इंसेक्ट के लिए, तो खुद ब खुद जो क्राइसो पल्ला की जो पॉपुलेशन है वो हमने देखी है, वो इतनी ज्यादा होती है। वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि स्प्रे कोशिश करें शुरू में डिले करें, तो अगर वो डिले किया होगा ना, तो वो खुद ब खुद पॉपुलेशन जो है ना उसकी डेवलप होती है। और हमने देखा है कि 90 डेज तक इवन आपको स्प्रे नहीं करना पड़ता, ड्यू टू आपने क्योंकि पेस्टिसाइड की आदत नहीं डाली हुई। आप वाइट फ्लाई को कभी भी नहीं खत्म कर सकते, थ्रिप्स थोड़ी बहुत हर वक्त रहती है, और इनको आपने ये देखते हुए अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो फिर वो रेजिस्टेंस ऐसी डेवलप होती है कि पूरा सीजन फिर वो इंसेक्ट जो आपकी जान नहीं छोड़ता। तो 90 डेज तक अगर आप स्प्रे डिले कर देते हैं ना, तो आपका खुद ब खुद जो है ना नेचुरल जो नेचुरल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनकी वो है बढ़ जाती है। दूसरा ये सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी का भी और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, जो किसानों में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये आप एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को भी इसमें ऑन बोर्ड लें, ताकि वो सही तरह गाइड करें कि उनका इस साल का क्या टारगेट है। तो ये टारगेट्स हमारी तरफ से हमें सर्कुलेट नहीं होते, और ये एंटोमोलॉजी का भी सब्जेक्ट है और उनका भी सब्जेक्ट है, तो ये बेहतर बता सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि बैठक का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। मकसूद साहब है हमारे साथ, उनका एक क्वेश्चन अगर हम ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक हो? जी आ सर, रही मेरी आवाज? जी जी सर। मैडम आवाज? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मेरा नाम मकसूद अहमद जट है, मैं नायब सदर हूँ पोटैटो वेजिटेबल फ्रूट ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो साइंसदानों, ब्रीडर्स और जो हमारे साइंस के रिसर्चर जो हैं उनकी वजह से काफ़ी आगे है। ये 2-3 चीज़ें मैं बस अपनी मालूमात के लिए पूछना चाहूँगा कि पंजाब पाकिस्तान में, कल मैं ज़राई यूनिवर्सिटी में था एक मीटिंग में, वहाँ बताया था उन्होंने कि 1000 उनकी है ये लोकल सीड कंपनीज, वहाँ 200 बकौल उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है। आपने बताया कि 16 कंपनियां जो हैं उनके पास अच्छे बीज हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा कि आप 16 कंपनियों का नाम अखबारों में या सोशल मीडिया में बता दें, ताकि काश्तकारों को पता चल जाए कि ये कंपनियों के बीज तो अच्छे हैं, तो बाकी जो हैं बस ऐसा ही है कि लूटमार प्रोग्राम है। देखें ना जी कि जी आपको पता है कि जब बीटी नई नई चली थी, एक साहब उमरकोट से थे, एक साहिवाल से थे, और उन्होंने जाली बीज पूरे मुल्क में बेच कर पैसे कमा लिए और पूरे मुल्क के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। एक तो ये जी।
दूसरा सर, मैं कई दफा गया हूँ इंडिया में भी, वहाँ भी देखा है, वहाँ कई काश्तकार बता रहे थे कि वाइट फ्लाई के लिए वो मैरीगोल्ड उगाते हैं कॉटन की साथ साथ। तो इस बारे में आप अपनी महाराना राय दे दें कि ये दुरुस्त है या बस ऐसे ही है। और तीसरे सर, ये मेहरबानी करें आप कॉटन वाले इलाके में दोबारा कॉटन तेजी से लाएं। वहाँ आलू और मकई बढ़ती जा रही है, और जो आलू और मकई के असल इलाके हैं, जिम्मेदार हैं, वो माली बहरान में आते जा रहे हैं ज़्यादा पैदावार के लिहाज से, जिस तरह आजकल हो रहा है। हम तो बहुत तवक्को रख रहे हैं आपके महकमे से कि अच्छे अच्छे बीज है, और आपके महकमे के अच्छे बीज हैं, कॉटन रिसर्च के बहुत अच्छे बीज हैं, हम कई दफ़ा लेते हैं आपसे। तो इस मामले में भी ज़रा ये तेज़ी कर दें ताकि ये कॉटन का सिलसिला रिकवर हो उस इलाके में, कॉटन सिस्टम या टेक्सटाइल मिल्स या जो भी हैं वो वापस आएँ। बड़ी मेहरबानी सर। जी जी, ऐसे है जैसे आपने ये अपना बताया कि रिवाइवल ऑफ कॉटन, मैंने शुरू में भी बताया, अब इस पे गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है। इंशाल्लाह हमने तो वाइब्स क्रिएट करनी है, लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। आप देखेंगे कि अब ये जैसे शुगर केन और इस पे जो अल्टरनेट क्रॉप्स पे ये जा रहे थे, अब कपास की बेहतर ये जो रेट है इसकी वजह से कॉटन का इंशाल्लाह रिवाइवल होगा। आप ये पिछले साल थोड़ा सा इन्होंने डिले किया, जब सारी कॉटन काश्त हो चुकी थी तब इन्होंने ये अनाउंस किया इसकी सपोर्ट प्राइस। अगर जैसे अब इन्होंने शुरू में किया तो अब फार्मर भी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और काफी इसमें अब आप देखेंगे इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में कॉटन का इस साल रिवाइवल होगा, ये गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव की वजह से है। पहले जो हमारी वैरायटियों में पोटेंशियल है, अब कोई फार्मर पहले लगा के 50-60 मन भी लेता है और वो कोई 20-30 मन भी लेता है, तो उसमें मैनेजमेंट के इशू है। तो वैरायटीज हमारी में पोटेंशियल है, जैसे कि आपने बताया जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो अच्छी पैदावार ले रहे हैं, और दूसरे भी हम उनको वो अब इसी ये जो बैठक का भी या इन सब प्रोग्राम्स का या हम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो टॉक्स के जरिए भी अपने किसान भाइयों को एजुकेट करते हैं कि ये स्टेप्स आप लें, इससे आपकी कपास की पैदावार बेहतर होगी। तो ये इंशाल्लाह ये आप पूरी उम्मीद रहें कि इस साल कपास के एरिया में और पैदावार में इजाफा होगा। आपका जो सवाल था रिगार्डिंग ये जो वाइट फ्लाई, वो आप मुझे बता दें, मैरीगोल्ड जो साथ लगाते हैं वो? हाँ जी, मैरीगोल्ड लगाते हैं। ये तो उनके ये देखे ना साथ, जैसे ये हम ये अमेरिकन के या उसका अटैक आना शुरू हुआ था तो साथ ये जो भिंडी की क्रॉप लगा रहे थे, फिर हम इसको डिस्करेज कर रहे थे, तो वो अपने ट्रायल्स करते हैं। जो इंडिया में तो CLCV का इतना मसला नहीं है, हर मुल्क के अपने USA में कॉटन और तरह है, वो तो दौरानिया भी शॉर्ट है और वहाँ का एरिड कॉटन लगती है, इरिगेशन नहीं होती, तो वो हर जो कंट्री है उसका अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब देखिए वहाँ CLCV का इतना मसला इंडिया में कुछ आता है, बाकी तो जगह पे CLCV का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसका मसला है। तो ये रिसर्चर अपने कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे इदारे में अभी तक इस पे कोई तहकीक नहीं हुई। ऐसे ही हम आपको कह दें जी उसका बहुत फायदा है या नुकसान है, तो हमने इसको टेस्ट नहीं किया। तो लेकिन इसका जो हमारे जैसे कि जहांजेब साहब ने बताया, ये जो खास तौर पे इंसेक्ट का जो डिपार्टमेंट का ये एंटोमोलॉजी वगैरह डील करते हैं, लेकिन हमने हमारा उनसे भी इंटरेक्शन रहता है। ऐसे कोई ट्रायल्स हमने देखे नहीं है कि जो वाइट फ्लाई को मैरीगोल्ड लगा के कंट्रोल करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये कि पहले जब ये बीटी कॉटन आई थी तो बीटी कॉटन बेचने वाले उसमें मल्टी क्रॉप भी करवा देते थे, खरबूजा या तरबूज, प्याज और इस तरह की और चीजें। तो अब अगर ये कामयाब है मल्टी क्रॉप, तो आप भी इसको थोड़ा सा प्रमोट कर दें ताकि मल्टी जी क्रॉप जी, से आकाश। ये मल्टी क्रॉप ये मामू कांजन वाले इलाके में ये जो वो शुरू में वो टनल बना के वो तरबूज वगैरह लगे, बड़ा अच्छा है। हम तो इसको सपोर्ट करते हैं कि भाई वो तरबूज वगैरह की वो क्रॉप ले लेते हैं, बाद में वो कॉटन से, अब तो कॉटन का रेट भी अच्छा है, तो ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे फार्मर्स को हम बल्कि इनकरेज करते हैं। मैं खुद उस इलाके में विजिट किया,
उन्होंने बड़ी अच्छी इकोनॉमिक्स बताई। कहते हैं जी हमारा ये जो है ना, एक तो अर्ली उनका तरबूज आ जाता है, तब उनकी वो रेट भी उन्हें अच्छा मिल जाता है, और उसके बाद वो उसको ऊपर से वो शीट वगैरह उतार देते हैं और कॉटन से भी अच्छी पैदावार उनको मिल जाती है। तो इसको तो हम इनकरेज करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस। और हाँ, जो आपने, अब मुझे याद आया, जो सवाल किया था सीड कंपनीज, जो डॉक्टर साहब ने बताया ना 16 सीड कंपनीज, वो जी जी जो 3 जीन टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने बताया कि वो 16 वैरायटीज के पास लाइसेंस है। अदर जो कंपनीज हैं उनके पास यानी कि 3 जीन वाला वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये अच्छा नहीं कि अच्छा बाकी सारी, वो आपको वो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 जीन वैरायटी के लिए वो 16 कंपनियां हैं। उसका जैसे आपने बताया 12 उन्होंने अपना कैम वालों ने इश्तिहार भी दिया अखबार में, मैंने भी 2-3 दफा देखा है, और ये एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट वाले भी अपने ब्रोशर वगैरह चलाते हैं इस पे। तो ये क्वाइट क्लियर है। अब हमारे इदारे भी और दूसरे भी इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी वैरायटियां भी ये जो 3 जीन वाली है 1-2 साल में फार्मर के लिए फॉर जनरल कल्टीवेशन अवेलेबल होंगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अलावा कोई जो अप्रूव्ड वैरायटी है वो ना लें, ये वो फार्मर को नुकसान फार्मर को नहीं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। मुल्क का नुकसान, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप। तो इस सर प्रोस्पेक्टिव बहुत में जो, जी जी बाकी नहीं आप जो बात है ना, जी जी डॉक्टर साहब बताएं सर, बताएं। डॉक्टर जहांगीर साहब का रवैया हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है। जब भी जरूरत पड़ी है मशवरे की या सीट की तो इन्होंने पूरा पूरा ताउन किया है। मैडम, ये जो कार्ड की आप बात करती हैं, मैं उकाड़ा की हद तक ये बात बताऊं कि हमारे एक्सटेंशन में साथ ही त्रिपाठी है, तो वहां से कई दफा मैंने कार्ड लेकर बिहाड़ी भी भिजवाए हैं, वहां उस वक्त बंदोबस्त नहीं था। तो उकाड़ा में तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये बड़े मौसर भी हैं कुछ फसलों के लिए, जो चौड़े चौड़े पत्ते वाली फसलें, खासकर खरबूजा है, तरबूज है, काटन है। तो बाकी शहरों का तो मुझे पता नहीं। आपकी मेहरबानी कि आपने हमेशा अच्छे प्रोग्राम करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर फसल पे आपको अबूर भी हासिल है, आप पूरी तैयारी करके आती हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुश रहें जी, अल्लाह ताला बहुत खैर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। जिन किसान भाइयों ने कपास की भी काश्त करनी है, ये जो काश्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत, और जो सीकेसी वैरायटी, जो ट्रिपल जीन वैरायटी के बारे में मालूमात जानना चाहते थे, उनके लिए भी ये प्रोग्राम जो है वो काफी फायदेमंद रहेगा। और आज का प्रोग्राम, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि वक्त से पहले हमें करना पड़ा, क्योंकि मुतवक्का था कि रमजान जो है वो आज कल पहला रोजा हो जाए, इसकी वजह से हमें प्रोग्राम जो है वो थोड़ा जल्दी करना पड़ा। तो अभी थोड़ी देर में ऐलान भी हो जाएगा कि कल जो है वो हमारा रोजा होगा या नहीं होगा। तो इसी के पेश नजर अभी मैं सावी की पूरी टीम की तरफ से तमाम जो भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन सबको रमजान मुबारक। अल्लाह ताला इस माह रमजान में हमें नेक अमाल करने की, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और मैं अपने नाज़रीन के लिए ये भी ऐलान करती जाऊँ, चूंकि रमजान में तरावी का टाइम है, तरावी पढ़ने में सब मशगूल होते हैं, तो हमारी जो बैठक है वो पूरा रमजान का महीना हम दोपहर 3 बजे करेंगे इंशाल्लाह। तो ताकि तरावी में और सहर और इफ्तार के जो औकातकार हैं उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने फौरी तौर पे जो है वो टाइम निकाला और इस बैठक को जो है वो प्रोसीड किया। थैंक यू सो मच सर, आसिफ आपका भी, सर जहांजेब आपका भी, और मकसूद साहब का भी, जिन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए। और इसी के साथ अपनी मेजबान सायरा सईद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।